पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले सिर्फ स्क्वाड जो अनाउंस किया गया था वो पहले टेस्ट के लिए किया गया था। आई थिंक ये ठीक भी था क्योंकि काफी चीजें हमें देखनी थी कि परफॉर्मेंसेस आई थिंक उस तरह से प्लेयर्स की नहीं है और वो इस स्क्वाड में हमें नजर आ रही है। पहले मैं आपको स्क्वाड बता देता हूँ। शान मसूद, सऊद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला जो है वो सरफराज अहमद की जगह पे आए हैं। कामरान गुलाम आए हैं, वो आई थिंक बाबर आजम की जगह पे आए होंगे। मेहरान मुमताज भी इसमें आए हैं, मीर हमजा भी आए हैं और मेहरान मुमताज आई थिंक आप कह सकते हैं कि अबरार अहमद की जगह पे आए हैं, तो वो उनको आई थिंक डेंगू है जिसकी वजह से वो अभी हॉस्पिटलाइज ही है। और मोहम्मद अली है, मीर हमजा है, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान है, नुमान अली है, साइम अयूब है, साजिद खान है, सलमान अली आगा, जाहिद महमूद। सो इसमें कुछ चेंजेस आपको नजर आते हैं। वो मेहरान मुमताज है जो कि आए हैं और हसीबुल्ला आए हैं जो कि दूसरे विकेट कीपर होंगे रिजवान के बाद। अब मैं भी पता नहीं इनको खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। और इसके अलावा साजिद अली को इसमें ऐड किया गया और इसके अलावा जाहिद महमूद भी पहले थे और नुमान अली भी पहले थे। और अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मोहम्मद अली भी है। सो अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि प्लेइंग 11 क्या बनती है। अब बाबर के बारे में अगर बात करें, बाबर और शाहीन की अगर बात करें, इन दोनों को रिलीज किया गया, सरफराज को भी रिलीज किया गया। सो मैं अगर ये कहूंगा तो मुझे लगता है कि ये ठीक फैसला है। इन दोनों को थोड़ी सी ना रेस्ट की जरूरत है, जरा रिलैक्स करें जाके। बिल्कुल बाबर स्पेशली, बाबर को तो क्रिकेट से जरा दूरी की जरूरत है। उसका भी टेक्निकल जो मसला ये होता है ना, ये जनरली आपके दिमाग में होता है। जब आपके दिमाग में चीजें चल रही होना, अभी रिसेंटली उसने एक कैप्टनसी छोड़ी है, उससे पहले तकरीबन 1-1.5 साल उस पर इतना प्रेशर रहा है। सो वो काफी चीजें ऐसी हैं, मेंटली तौर पर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो आई थिंक उसको क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए तकरीबन अभी। और शाहीन का ना मसला, शाहीन को जरा अपनी फिटनेस पे भी काम करना है। मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है। हालांकि रिदम इस टेस्ट में उसका नजर आया था, लेकिन वो पहले दूसरे स्पेल के बाद उसमें थोड़ा सा वो स्पार्क उसमें नजर आया। फिर दूसरे इनिंग में जब वो आए, दूसरे इनिंग की तो जरूरत नहीं पड़ी है, बाद में जब आए वो जितनी लंबी उन्होंने बैटिंग की, सो वो फिर दोबारा पेस वहां पे आ गई थी, वो रिदम उस तरह से नजर ही नहीं आया। सो शाहीन को अभी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक उनको भी लेना चाहिए, लेकिन उनको टेक्निकली अपने ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत है। उनको अपनी फिटनेस के बारे में देखना है कि अपने आप को बेहतर किस तरह से करना है, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से वो फिट हैं। उनके भी दिमाग में काफी चीजें होंगी और आई थिंक उनके बारे में तो मैं काफी बात कर भी चुका हूँ, बाबर के बारे में, शाहीन के बारे में, कि इनके पर्सनल क्या मसले मसाइल है। सो इनको आई थिंक दोनों को देखना चाहिए। और सरफराज को आई थिंक मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में उनको नहीं देख रहे, क्योंकि रिजवान की परफॉर्मेंसेज हैं और सरफराज की एज भी उस तरह की है कि अब आने वाले टाइम में आप रिजवान को या तो बाय करेंगे। ये दोनों का खेलना बड़ा मतलब कॉम्बिनेशन वो अच्छा बनेगा नहीं। हालांकि मैंने शायद पहले भी बात की है कि आप सरफराज को अगर हमें ट्राई करना ही है और तो हम ओपन भी करवा सकते हैं उससे, लेकिन वो आई थिंक अगर आपके पास प्रॉपर ओपनर है तो फिर शायद उस चीज की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक आई थिंक अगर इन दोनों को खिलाना तो ये एक चीज हो सकती थी, क्योंकि नीचे जो है ना, आप मिडिल ऑर्डर में इन दोनों को इकट्ठा नहीं खिला सकते। सऊद शकील है उसमें, वो भी अच्छा प्लेयर है, वो उसकी परफॉर्मेंसेज भी कोई इतनी बुरी नहीं है। सलमान है, सलमान किसी तरह से बाहर नहीं हो सकता जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक कोई भी नहीं कर रहा। मोहम्मद रिजवान भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो आई थिंक जो इंटरेस्टिंग चीजें होगी कि प्लेइंग 11 जो बनती है वो कॉम्बिनेशन क्या होता है उसका। मैं जो देख रहा हूँ वो कामरान खेलेगा, मुझे लगता है मीर हमजा को बिल्कुल खेलना चाहिए, बिल्कुल वो खेलेगा भी। और अब नसीम को आई थिंक इसमें, एक मिनट मैं दोबारा देखूं नसीम शाह इसमें है कि नहीं। नसीम शाह भी नहीं है, उनको भी रिलीज कर दिया गया। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नसीम शाह भी नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि मीर हमजा भी खेलेंगे और मोहम्मद अली भी खेलेंगे फिर। सो ये दो प्रॉपर फास्ट बॉलर, आमिर जमाल है इसमें, बिल्कुल आमिर जमाल भी है। सो 3 फास्ट बॉलर तो आपके फिर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, मोहम्मद अली, मीर हमजा और आमिर जमाल। मैं ये कहूंगा कि ये इनके दिमाग में चीजें तो नहीं होंगी तो ये फ्रेश उस तरह से होंगे। बट आई थिंक मोहम्मद अली मुझे थोड़ा सा लगा था कि यार वो इतने इफेक्टिव लगे नहीं थे बांग्लादेश के खिलाफ भी। सो बाकी यार आई थिंक ठीक है। मुझे लगता है ये चेंजेस करने चाहिए थे। और अभी
फखर जमान का भी ट्वीट है और उसमें उन्होंने कंपैरिजन एक किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली 2020 से 2023 तक जब उनकी फॉर्म नहीं थी और उनकी एवरेज भी उन्होंने बताई कि ये एवरेज उनकी चल रही थी और तब भी उनको सपोर्ट किया गया था और उनको टीम से बाहर नहीं किया गया था और हमने अपने प्रीमियर बैट्समैन को बाहर किया। मैं उनकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूं कि बाबर बिल्कुल हमारा प्रीमियर बैट्समैन है और मैं ये समझता हूं कि जब भी अपना करियर खत्म करेगा तो शायद इसके जो स्टैट्स हैं वो विराट से बहुत बेहतर होंगे और मुझे लगता है कि जब ये स्टैट्स इसके उस चीज को भी जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बेहतर बैट्समैन था। मैं इस चीज को बिल्कुल बिलीव करता हूँ, लेकिन इस वक्त ना मुझे ये लगता है कि जब आप मेंटली तौर पर उसको ना थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। वो हर इंसान को होती है कि इंसान कोई ज्यादा काम करे, आप कोई भी काम करते तो आपको किसी न किसी तरह से मेंटली तौर पर थोड़ा सी रेस्ट की जरूरत होती है और ये सेम चीज बाबर को जरूरत है। वो मैं उनकी पूरी ट्वीट से एग्री करता हूँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी उनको जरूरत है क्योंकि वो मुझे पिछली इनिंग में बिल्कुल ही आई थिंक वो उस तरह से लगे कि वो बिल्कुल ही मुझे ना ऐसे लगे कि वो जरा वो उनके दिमाग में बहुत कुछ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है और मैं समझता हूँ कि उनको जरा सबसे पहले तो ना मैं अगर उनके लिए आइडियली कुछ चीज बताऊँ ना, सबसे पहले उनको ना छुट्टियां मनाने के चले जाना चाहिए, पहाड़ों पे चले जाए, सुकून से जरा 1-1.5 महीना गुजारे। अगर कोई अभी वनडे सीरीज नहीं है, वनडे में आई थिंक उनकी हमें जरूरत तो बिल्कुल है, लेकिन अगर ना हो सके तो वो 1-1.5 महीना गुजारे, उसके बाद आके वो 4 डे क्रिकेट खेले। मुझे लगता है कि उसका जब वनडे वो खेलता है ना उसको माइंडसेट चेंज हो जाता है और उसने अभी कप्तानी भी छोड़ी है और चैंपियंस कप में हमें वो चीज देखी है कि वो पहले इनिंग में थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो चीज चेंज हो जाती है और ये वो 4 डे क्रिकेट खेले सो उसका थोड़ा सा ना उसको कॉन्फिडेंस वो वाला मिले, लेकिन वो थोड़ा सा वो भी ब्रेक ले जरा लंबा, थोड़ा सा तकरीबन 1 महीने का मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए। फिर एक दो जरा कुछ अगर खेल सकता है तो जरूर खेले अपने 4 डे मैचेस और परफॉर्म करके आए, नीचे से परफॉर्म करके, ताकि वो कई दफा होता है आप अपने बेस को वो जो मसल मेमोरी में जो आपकी बेस बनी होती है ना वो निकल जाती है, उसको आप समझ नहीं पाते। सो वो ये नहीं होता कि आपके दिमाग में वो चीज चल रही होती है लेकिन वो आपके जो मसल है ना वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। सो आई थिंक ये आइडियली बाबर को देखना चाहिए और हम सब चाहते हैं कि बाबर तीनों फॉर्मेट पे अच्छी तरह से परफॉर्म करे। मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बिल्कुल है और ये बिल्कुल उस लेवल का है जो फखर जमान ने बात की है, लेकिन आई थिंक मैं इस चीज से भी कहूंगा कि उसको रेस्ट की जरूरत है बिल्कुल, ताकि ना उसका दिमाग थोड़ा सा ना फ्रेश हो जाए, वो जरा कोई ऐसी एक्टिविटीज करे। बल्कि मैं तो ये भी कह रहा था कि शायद अगर आपने उसको टेस्ट खिलाना है ना, मैं कहता हूँ आप उसको सलमान की जगह पे खिला दें, सलमान को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन आप उसको सलमान की जगह पे खिलाएं ताकि उसको माइंड से जरा चेंज हो, उसका जो बैटिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदले कि जब उसको टेलर्स भी बैटिंग करनी पड़े। सो वो एक डिफरेंट चीज होती है, डिफरेंट तरह से बंदा सोचता है। वो एक ही नंबर में खेलता है ना तो वो फिर बंदा प्रेशर रहता है थोड़ा सा, इसी में फर्क पड़ता है कि जब आपका नंबर ऊपर नीचे होता है वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, वो आके बैटिंग वहां पे भी कर सकता था। मैं सिर्फ माइंड से चेंज करने की बात कर रहा था कि वो ये चीजें की जा सकती है ट्राई, बट आई थिंक ये सबसे बेस्ट हो गया कि उसको थोड़ा सा रेस्ट दें। ये नहीं हम कर सकते कि इसको बिल्कुल ही साइड पे कर दें, क्योंकि आप ये देखें कि उसने परफॉर्म अभी नहीं किया तो फिर भी उसकी एवरेज 45 की है टेस्ट में। वनडे का अभी भी नंबर 1 बैट्समैन है, T20 में भी टॉप 10 में आई थिंक वो है। उसने इतनी उनकी परफॉर्मेंसेज है कि वो इवन शाहीन का भी जो इम्पैक्ट होता था गेम पे वो इंजरी के बाद नहीं है। सो ये सारी चीजें आई थिंक देखनी चाहिए। शाहीन को काम करने की अपने ऊपर जरूरत है। इवन अब आई थिंक काफी चेंजेस आए हैं सिलेक्शन कमेटी में भी, आकिब जवेद आई थिंक उसमें आए हैं और वो भी कोई आज ही मीटिंग थी उनकी और उसके बाद आई थिंक ये सारा कुछ हुआ है। उसमें 1-2 चेंजेस और क्या थे, हमें अलीम दार उसमें नजर आ रहे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग आई थिंक चीज है कि ये पहले कभी हुआ नहीं कि जो एनालिसिस आई थिंक एक अलीम दार का जो एनालिसिस होगा प्लेयर्स को लेके वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो जितने करीब से प्लेयर्स को मैच में देखते होंगे ना वो भी एक इंटरेस्टिंग नजरिया हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इंटरेस्टिंग चीज की है, वैसे ये नहीं होगा कई लोग कह रहे हैं कि यार उनका क्या काम है इधर, वो तो अंपायर थे, तो मैं कहूंगा कि इंटरेस्टिंग एक तरीका हो सकता है एनालिसिस करने का। और बिल्कुल ये आई थिंक जिस तरह से अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा। आप फैसले तो डिफरेंट हो रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है अभी। सो मुझे ये लगता है बेसिकली कि हमने अभी जो टीम आपको बनती हुई नजर आएगी कि कामरान गुलाम खेलेंगे, फास्ट बॉलर्स जो 3 है वो खेलेंगे। आमिर जवाब भी मुझे पूरी तरह से फिट लगते नहीं है अभी, मैं से आपको बताऊंगा अगर तो, लेकिन वो इस स्क्वाड में है। सो इसका मतलब आई थिंक उनको भी फोर्स करना नहीं चाहिए क्योंकि वो उनका इम्पैक्ट काफी होता है मैच के दौरान।
सो आई थिंक उनको भी अपने आप को फोर्स ज्यादा नहीं करना चाहिए। बाकी आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा कि प्लेइंग 11 क्या बनेगी, और आप लोग अपनी राय दे सकते हो। और बाकी कुछ आई थिंक आज मीटिंग थी, उसमें भी आई थिंक ये बातें हुई होंगी। और मुझे आकिब जावेद के बारे में कई दफा बात की जाती थी। मुझे ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी है, पता नहीं उनको किसने कहा है, लेकिन ये भी बात कही रहती है कि सब शायद एग्री ना करते हो इस चीज से कि बाबर को बाहर किया जाए। आकिब जावेद कुछ अजीब बातें भी करती हैं, लेकिन उनकी बातें जो होती हैं वो सेंसिबल बातें भी होती हैं कई दफा। हालांकि मैंने उनके बारे में पहले कई दफा एक दो दफा बात की है कि जिस तरह की वो बातें बाबर के बारे में करते थे पहले, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं कुछ सेंस में अगर बात करूं कि उन्होंने कलंदर के जो बॉलर्स निकाले थे वो उस क्वालिटी के बॉलर्स थे, वो बहुत टैलेंट उस तरह का था। सो वो एक उनको क्रेडिट जाता है। और उस तरह का वो मैंने उनके बारे में काफी सुना है काफी प्लेयर से कि वो इस तरह से सोचते हैं जो वो आई थिंक वो काफी इफेक्टिव होता है। जो उनकी सोच है वो बड़ी डिफरेंट है और वो काफी इफेक्टिव होती है। सो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी हर बात से एग्री नहीं करता। लेकिन इस वक्त वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी है, शायद मोहम्मद यूसुफ की जगह पे वो आए, और क्योंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया था तो वो उनकी जगह पे आई थिंक वो आए, और बाकी अलीम दार भी है उसमें। अब सिर्फ आई थिंक ये हमें ना ये चीज समझनी चाहिए, मीडिया का बड़ा अहम रोल है। क्रिटिसाइज ना करें किसी को इतना ज्यादा, चीजों को जरा चलने दें। मैं वो ये कहूंगा कि हम हर बात को ना बहुत बढ़ा के चलाते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी मैंने सुनी थी कि वो आई थिंक मिकी आर्थर ने कुछ ट्वीट्स की है और उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मसला क्या है। अब उनका ये कहना था कि यार इनके जो मैनेजर्स है ना प्लेयर्स के, जो इनको मैनेज करते हैं, जो पीआर टीम्स होती हैं, ये असल में करते ही है कि प्लेयर अगर 20 रन करता है ना तो उसको इतनी हाई भी देते हैं कि जैसे उसने ना 200 कर दी है। और ये इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसने उठाई है मिकी आर्थर ने। ये बात किसी ने की नहीं है, ये हमें देखनी चाहिए ये चीज कि ये बात इसने की है। और फिर एक सवाल ये भी आ सकता है कि इनके टाइम पे इन्होंने ये बातें क्यों नहीं उठाई। ये भी और ये और मैं इससे क्यों इस तरह कहूंगा, क्योंकि ये हर दफा की जाती है। काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आते हैं, वो जो बातें करते हैं, जब वो आते हैं वो तब भी वो चीजें ठीक नहीं होती। ये बहुत से ऐसे होता है। सो आई थिंक इसकी वजह सिंपली ये लगती है कि मुझे जो पिछले वजह से समझ आई है वो ये आई है कि जिस तरह से पता आई थिंक किसी प्लेयर ने बात की थी कि ब्लैकमेलिंग का बहुत चक्कर है, कि करप्शन है जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग बहुत ज्यादा होती है प्लेयर्स की तरफ से मैनेजमेंट में। सो ये सारी चीजें सेंस तो बनाती है फिर किसी न किसी हद तक। सो आई थिंक ये मिकी आर्थर वाली बात, इसमें आई थिंक वजन है ये जो ये बात कर रहे हैं। और ये प्लेयर्स को खुद देखना चाहिए, ये इनका काम नहीं है। ये प्लेयर्स इतने सेंसिबल होने चाहिए इनको कि इनको पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं। वो जिस वक्त ये बात हुई थी ना कि जी उस कोच ने कहा कि जो नाम आपकी शर्ट के आगे है उसके लिए खेल रहे, जो पीछे है उसके लिए नहीं खेलना। ये तो हर किसी को पता होता है यार कि हमने पाकिस्तान के लिए खेल रहे ना कि अपने लिए खेल रहे, ये हर किसी को पता होता है। और ये अगर अब आगे बढ़ चल रहा है तो फिर आपकी सोच फिर अल्लाह ही हाफिज है उसका। सो बाकी आई थिंक ये सारे पॉइंट्स है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी की भी जरूरत है। और स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप ना अब जिस तरह से ये हमारे कोच जब बात कर रहे थे कि मैं अभी आया हूँ, सो इसका मतलब ये नहीं है। हमारे मुझे लगता है कि प्लेयर्स को इससे पहले भी कंसिस्टेंटली मौका मिल रहा था और पूरी वो कंसिस्टेंसी जो मौका देने में थी वो सब नजर आई थी पिछले कुछ 1-1.5 सालों में। और वो कोई ऐसा मसला नहीं था, जब बाबर कैप्टन था सबको मौका मिले हुए। कोई नहीं ये कह सकता मुझे मौका नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो एक्सक्यूजेस फजूल है, नंबर्स के एक्सक्यूजेस तो फजूल होते हैं कि मैंने इस नंबर पे खेल है, ये वाले एक्सक्यूजेस फजूल है। बाकी आई थिंक सबको मौके मिले हमें, और अब आके भी आई थिंक ये चेंजेस जो हुए हैं मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए। बाकी आई थिंक फिर कोई ऐसी बात होगी तो फिर आई थिंक वीडियो लाजमी बनाएंगे। तो आप भी अपनी राय दो कि आप इस बारे में क्या सोचते, स्क्वाड आपको कैसा लग रहा है। मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को, क्योंकि एक कामरान गुलाम फॉर्म में है। मुझे उससे बड़ी उम्मीद है कि वो स्कोर करेगा, और उसको मैंने देखा, उसकी इनिंग मैंने देखी है, वो जिस तरह से इनिंग को बिल्ड करता है। सो मैंने उसकी 4 डे की तो नहीं देखी इनिंग्स, मैंने उसकी 1 डे की देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो परफॉर्म करेगा। सो बाकी हुरैरा भी शायद खेले, साइन की जगह मुझे लगता है खेलेगा वो। अब्दुल्ला का तो शो है तो शायद अब्दुल्ला के साथ वो खेले। मुझे तो लगता है कि शान को ओपन करना चाहिए वैसे हुरैरा के साथ, लेकिन पता नहीं अब प्लेइंग 11 बनेगी तो देखेंगे। बाकी फिर आपसे मुलाकात होती है।